चलिए आइए बेटा, किसी का डाउट छूटना नहीं चाहिए, सबका डाउट आउट होना चाहिए। महेश कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का बी में क्या प्रॉब्लम है महेश? प्लीज प्लीज आवाज नहीं आनी चाहिए प्लीज। बेटा क्लास में साइलेंस बनाए रखिए, ये आपके भी हित में रहेगा। पीछे वाले बच्चे मैं कह रहा हूं, क्लास में साइलेंस बनाए रखिएगा तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है और बच्चे भी बाकी इंटरप्ट नहीं होंगे। तो प्लीज बेटा क्लास सिर्फ आवाज, क्वेरीज, डाउट इन्हीं चीजों की आनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखिए, सबको निकालेंगे 1 का बी। राइट, हेल्थ क्लब, हाँ एक बच्चे का डाउट है। एक हेल्थ क्लब के रोकट पुस्तक के लिए निम्न विवरणों द्वारा प्राप्तियों भुगतान खाता तैयार कीजिए। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस है, कैशियन बैंक है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट, परचेज, रेंट। ये तो आसान क्वेश्चन है 1 का बी। चलो आप प्रैक्टिस करवा देते हैं। क्वेश्चन 1 का बी। गुड मॉर्निंग तेजस्वी। देखो बेटा 1 का बी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। सबको जो बना लिए वो क्रॉस टैली करेंगे और नहीं बनाया तो वो नोट जरूर करेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, आसान फॉर्मेट है। ये बंटवारा कर दिया पेज का हमने, आधा 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 मिलना चाहिए रिसीट को और आधा मिलेगा पेमेंट को। आइए, the receipt amount, payment amount, रुपीस प्लीज। खुशी और बच्चा ध्यान दो बेटा, यहाँ पर आनंद को आनंद से ही पढ़ाना। आइए देखिए, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दिया जाता है टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड सबका डायरेक्ट अमाउंट में लिख देते हैं। कितना? 5000। कैश एट बैंक 25000। चलिए ठीक है, आप बताते जाइए। फिर सब्सक्रिप्शन, चंदा का पैसा आया होगा तो टू सब्सक्रिप्शन 1,65,000। लो जी लिख दिया 1,65,000। आगे बढ़िए, डोनेशन, उसका भी पैसा आया होगा 35,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज किए, पैसा आया होगा कि गया होगा? वेरी गुड, गया होगा। तो बाय इन्वेस्टमेंट परचेज कितना? 80,000। गुड। आइए बताइए, रेंट पेड किए, पैसा गया 20,000। लीजिए जी 20,000। जनरल एक्सपेंसेस, खर्चा हुआ, पैसा गया होगा कितना रुपया? 25, 21,500। इसके बाद पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये भी खर्चे है बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी 2,000। लो जी ये भी लिख दिया। कोरियर चार्ज, ये भी खर्चे है, कोरियर चार्ज कितना रुपया? 1,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस, और भी कुछ करा है। सन्ड्री एक्सपेंसेस बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना रुपया? 2,500। सारा चीज ले लिए। तो देखो क्लोजिंग का वैल्यू दो चीज का आना चाहिए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। लेकिन आपके क्वेश्चन में सिर्फ कैश इन हैंड दिखा रहा है, तो ठीक है जी हम ले लेते हैं बाय बैलेंस सीडी कैश इन हैंड कितना रुपया? 12,000। अब या तो दोनों मिल जाए तो वेल एंड गुड, और नहीं तो निश्चित है पेमेंट साइड कुछ कम आएगा। तो जितना कम आएगा इसका मतलब है कि वो बैंक में पड़ा हुआ पैसा होगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, क्योंकि एक ही बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। तो इसने कैश इन हैंड दे दिया
बाकी का। तो रिसीट साइड का पहले टोटल कीजिए, 2,30,000। तो इधर भी चाहिए मुझे 2,30,000। जितना कम पड़ेगा वो है कैश एट बैंक, 91,000। बहुत पैसा बचा लिए। बैलेंसिंग फिगर कह रहे बच्चे 91,000। महेश बेटा अगर डाउट दूर हो गया होगा तो ओके करो। लीजिए जी, 1 का भी हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ दिक्कत आई है तो 2 देखिए। चलिए महेश जी का डाउट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बाबू देखो ना तुमको इसमें क्या दिक्कत है, समझ में आया ये? जी सर ये बुक है ना गलत ही आएगा। अच्छा नहीं तो यही वाला बुक है, ऐसा कवर होगा देखना। ठीक है ऐसा वाला नहीं, ये ना नया वाला लीजिए आप। चलिए आइए, बाकी भी है तो अलग से मैं से पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ बच्चों का ये 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि नटराज क्लब हरिद्वार से संबंधित निम्नलिखित विवरणों से 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्तियों भुगतान खाता बनाइए। चलो जी, नीचे दिया हुआ विवरण उससे हमें प्राप्तियों भुगतान खाता बनाना है। तो पहले हम फॉर्मेट खींच देते हैं, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। डेट दिया हो तो डेट के साथ बनाइएगा। फॉर द ईयर एंडेड बताइए कितना तारीख का है? तो दिया हुआ है 31 दिसंबर 2021। ये फिर the receipts amount payment amount आइए सबसे पहले बैलेंस ले लेना चाहिए। तो कैश इन हैंड कैश में दोनों का बैलेंस है, टू बैलेंस डी। कैश इन हैंड बताइए कितना रुपया है? 7,500। और फिर कैश एट बैंक 68,000। ठीक, अब इसके बताइए चंदा। तो चंदा का 2020 का इतना, 21 का इतना, 22 का इतना मिला है। हमने कहा रिसीट एंड पेमेंट में सोचना है कि कौन साल का है, जो मिला सब लिख दो। तो टोटल लिया जाएगा कितना? 2,41,000। आजा बेटा जल्दी बैठो। टू सब्सक्रिप्शन 2,41,000। आगे बढ़िए। डोनेशन रिसीव्ड हुआ, बताइए पैसा आएगा टू डोनेशन। प्लीज बेटा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आपके पढ़ाई का लेवल बढ़ता जाएगा। क्योंकि 11 से आप 12th में आ गए, निश्चित लेवल बढ़ेगा। जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना पढ़ने में मजा आएगा, समझ में आता रहेगा, क्वेश्चन भी बनाने का मन करेगा, पढ़ने में मजा आएगा। कंसिस्टेंट लापरवाही किया, इधर उधर ध्यान दिया, फिर समझ में आएगा नहीं। और धीरे धीरे मैं बताता हूँ, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, अगर नहीं ध्यान से समझेंगे, पढ़ाई आपके लिए बोरिंग हो जाएगी, बोझिल हो जाएगा वो पढ़ाई। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बेटा आप पढ़ने बैठे हो, मैं थोड़ी पढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए आप अपने लिए पूरा ध्यान से पढ़ाई करें। 1 घंटा तो लेता ही, बाकी उसके बाद जितना दिल करे हंसी मजाक दोस्ती कीजिए ना, 1 घंटा तो आप अपनी कैरियर के लिए दे दीजिए, आपके हित में है। तो आइए, डोनेशन रिसीव कर रहे हैं कितना रुपया? 25,000। उसके बाद आइए, कहा डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग। तो चलिए ना जी, चाहे देखो इसमें फर्क है, आगे भी पढ़ाएंगे। ये डोनेशन ये आजाद इनकम है, डोनेशन रिसीव्ड हमारी लायबिलिटी, वो सब आप बात करेंगे। लेकिन अभी तो हम रिसीट एंड पेमेंट बना रहे हैं। चाहे आप कैसा भी डोनेशन दिए, पैसा आया है ना, आया है तो हमारा रिसीट में जाएगा। अब बच्चा कहेगा सही 2-2 बार क्यों दिया? भाई पैसा आया है, रिसीट में लिखो टू
डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना रुपया है? 2 लाख रुपया आया। 2 लाख। आगे बढ़िए। 8% इन्वेस्टमेंट परचेज किया, बताओ किधर जाएगा? बाय में, पेमेंट साइड में, क्योंकि परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। तो बाय 8% इन्वेस्टमेंट कितना रुपया? 2 लाख। आगे बढ़िए। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, फिर परचेज किया तो पैसा जाएगा, तो इसलिए बाय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट का मतलब नाश्ता वास्ता के लिए है ना, कुछ खरीदते हैं हम लोग। 12,000 रुपये। रेंट पेड, बताइए फिर खर्चा होगा। कितना रुपए होगा? 6,000। अब एक बार की घटना याद आ रही है। एक बैच में पढ़ा रहे थे रिफ्रेशमेंट, बच्चा पूछा सर रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या? तो बताया कि नाश्ता वास्ता क्या है, जलपान। तो बताया कि सर उसका ही मतलब नहीं जानते हैं, मंगवा के दिखाइए आप। ऐसा बच्चा होता है। हाँ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहता है। चलिए जी, 6,000 रुपया रेंट पेड कर दिए। इसके बाद आइए एंट्रेंस फीस रिसीव्ड। रिसीव्ड हो गया, बताइए किधर ले आए? रिसीव्ड साइड। टू एंट्रेंस फीस। ₹18,000। आगे बढ़िए। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, बताइए पैसा देना होता है। वेरी गुड। कितना रुपया? टू सेक्रेटरी भी लिख देते हैं। जगह नहीं रहता है तो शॉर्ट लिखते हैं एसईसी। एसईसी का मतलब सेक्रेटरी है। आपके पास जगह तो पूरा लिखा कीजिएगा। 10,000। शुरुआती दौर में आप कोशिश कीजिएगा बेटा कि बुक से ही स्पेलिंग को सीखें, क्योंकि ऑनरेरियम नया वर्ड है, तो थोड़ा सा स्पेलिंग को बार बार पढ़ के ना दिमाग में लाइएगा उसको। ठीक है जी, आगे बढ़िए। क्योंकि ये तय है कि ये इंग्लिश में ही बनेगा, इसमें हिंदी हम मानदेय नहीं लिख सकते, ना आप लिख सकते हैं, तो कुछ कुछ स्पेलिंग आपको याद करना चाहिए। आगे बढ़िए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो देखिए इन्वेस्टमेंट किए थे तो इस पे ब्याज की अगर बात हुई तो बताओ ब्याज मिलेगा कि देना होगा? वेरी गुड। मिलेगा तो किधर दे लो? रिसीव्ड साइड। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हो गया आपका 9,000 रुपया। आगे बढ़िए। फर्नीचर खरीदे हैं तो बाय फर्नीचर परचेज। कितना रुपया? 20,000। लो जी, यहाँ 20,000। ठीक, आगे बढ़ो। अब कह रहा है पुराने फर्नीचर को बेचा है, तो भाई चाहे जो भी बेचे हैं पैसा आया होगा ना। टू सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना रुपए का बेचा? 4,000। अब देखो लागत है इसकी 6,000, नहीं बेचा, भाई पैसा कितना आया होगा? तो पैसा तो 4,000 आया होगा ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे कितना लेंगे? 4,000। आगे बढ़िए। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, नहीं उससे पहले है स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है तो बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। कितना रुपया का? 80,000। इसके बाद सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, फिर पैसा आया होगा। टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। $30,000। इसके बाद सैलरी पे किया तो बाय पैसा गया होगा सैलरी पेड। कितना रुपया?
74,000। इसके बाद देखिए कह रहा है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हुआ, इसमें इंक्लूड है अनपेड एक्सपेंसेस 5,000। तो देखिए स्पोर्ट्स का टोटल खर्चा 25,000, उसमें 5,000 का भुगतान, अनपेड का मतलब क्या हुआ, अभी भुगतान नहीं किया गया है, तो इसका मतलब कैश कितना गया होगा, सिर्फ 20,000 गया होगा। तो हम तो जितना कैश होगा उसी की बात करेंगे, तो इसलिए स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस में बताओ हमें कितना रुपए लिखे, वेरी गुड बेटा 20,000 बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेज। कॉस्ट में लिखना 25,000 माइनस 5,000, ये लिख देना, नहीं तो बच्चा कहेगा सर गलती से लगता है 20 लिखा गया, जब रिवीजन कीजिएगा तो इसमें तो 25 दिया, तो दिखाइए 25 में से 5 घटा के हम यहाँ लिखेंगे 20,000। बाहर बोला कैश इन हैंड, तो इसका मतलब बाई बैलेंस सीडी, जगह मेरे पास कम पड़ रहा है, कैश इन हैंड कितना रुपया 16,200। अब बताइए अब क्या करेंगे, इधर का टोटल कीजिए 6,02,500, तो हमको इधर भी चाहिए 6,02,500। ठीक है जी, थोड़ा जगह कम है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ दिख रहा है ना 6,02,500 इधर का बैलेंस है, तो इधर भी बैलेंस चाहिए मुझे 6,02,500। बैलेंसिंग फिगर देखो कितना रुपया है, 1,64,300। इसका मतलब है क्या है हमारा, वो बैंक का होगा पैसा। ठीक है जी, किसका डाउट था बेटा क्वेश्चन 2, समझ में आया बेटा तुम लोग को, कहाँ दिक्कत हुई थी? अच्छा आप ठीक हो गया ना, तो बाय यहाँ पे बैंक लिख दीजिएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आ गया कितना 1,64,300। ठीक है जी, यहाँ पे ऑनलाइन बच्चों को ये फिगर नहीं दिख रहा है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ, यहाँ से डिलीट करके ये हमारा जो बच गया वो इधर दिखा रहा हूं, आपका बाय बैलेंस सीडी जो है कैश इन हैंड दिया हुआ है बुक में, वो है आपका 16,200, और कैश एट बैंक बैलेंसिंग फिगर है, ये निकल के आया है 1,64,300, और इस तरह से दोनों साइड का टोटल कितना रुपया है 6,02,500। तो देखिए बेटा कुछ नीचे दिख नहीं रहा था इसलिए हमने हक्का कर दिया, हाँ नैन्सी करिए सर दिख रहा है, वेरी गुड बेटा। चलो इधर भी लिख देना 6,02,500। यहां से मैंने एक लाइन हटा के क्या किया, उधर कर दिया। बताओ सब लोग लिख लिए हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आसान लग रहा है, बन गया। चलिए आज कहानी थोड़ी आगे बढ़ाई जाए, हो गया सबका नोटिंग? तो चलिए आइए अब थोड़ी आज की बात करें। देखिए सर बैक कीजिए थोड़ा सा, बेटा थोड़ा कैसे बैक होगा, थोड़ा पे लेना होगा। हाँ लो जल्दी करो अंशु। हो गया अंशु, तो ओके करो बेटा। अब आइए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो बनाना बड़ा आसान है, अगर पैसा आया तो रिसीट में लिख दिए, गया तो पेमेंट में लिख दिए। लेकिन आइए अब लेवल बढ़ाते हैं, आपको पहले 3 चीज बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है जी, तो आइए
आगे जो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तथा बैलेंस शीट बनाते हैं उसके लिए जो रॉ डेटा होता है, जो हमें इंफॉर्मेशन यूज करना होता है, वो इसी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से यूज करना होता है। जैसे याद कीजिए जब आप फाइनल अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के लिए आपको क्या चाहिए होता था? ट्रायल बैलेंस। आप उसी ट्रायल बैलेंस से बनाते थे ना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। ठीक उसी प्रकार इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के लिए आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट चाहिए। यानी यूं कहें कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ही इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनता है। जैसे देखिए यहां पे कि आपका जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इसमें दो चीजें हैं। एक तरफ आपका रिसीट्स है और दूसरी तरफ आपका पेमेंट। अब कहता है कि ये रिसीट्स भी दो तरह के। अब होगा बंटवारा, एक रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा होगा कैपिटल रिसीट्स। याद कीजिए लास्ट क्लास मैंने बताया कि रिसीट्स हो या पेमेंट, कैपिटल, रेवेन्यू, तुमने का कुछ नहीं सोचना, सब लिखते जाओ। लेकिन अब सोचना पड़ेगा कि जो आपके रेवेन्यू नेचर के रिसीप्ट होंगे, तो रेवेन्यू कैपिटल का मतलब समझाया है ना कि जो पैसा खर्चा किए उसका आउटपुट अगर इसी साल मिल जाए तो वो रेवेन्यू, और सालों साल मिलता रहे तो वो कैपिटल। तो कहता है जो रेवेन्यू नेचर का रिसीप्ट होगा उससे हमें दिखाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जो कैपिटल नेचर का रिसीप्ट होगा वो कहां जाएगा? वो जाएगा बैलेंस शीट। तो इसी रिसीट पेमेंट अकाउंट से हम बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। जो रेवेन्यू नेचर का रिसीप्ट होगा उसको लेके जाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो इनकम माना जाएगा। और जो कैपिटल नेचर का रिसीट्स होगा वो आपके बैलेंस शीट में जाएगा, जो कि लायबिलिटी मानी जाएगी। ठीक इसी प्रकार जो पेमेंट होगा, पेमेंट में भी साथ साथ नोट भी करते चलेंगे आप लोग। दो तरह का होगा, एक रेवेन्यू पेमेंट और दूसरा कैपिटल पेमेंट। तो जो रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है वो कहां दिखाइएगा? रेवेन्यू नेचर का पेमेंट, जैसे ये रेवेन्यू रिसीप्ट होता है वो क्या होता है? वो इनकम होता है जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। कैपिटल रिसीट्स का जो होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। और वो बैलेंस शीट में जाता है। रेवेन्यू पेमेंट वो हमारा एक्सपेंसेस होता है और वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैपिटल पेमेंट वो हमारे लिए एसेट्स बन जाता है। क्या बन जाता है? एसेट्स बन जाता है, जो कि कहां दिखेगा? बैलेंस शीट। जैसे देखिए आप सैलरी के लिए पेमेंट की है तो वो रेवेन्यू नेचर है और वो आपका खर्चा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। लेकिन फर्नीचर खरीदे तो वो आपके लिए कैपिटल एंड आपका एक्सपेंसिव होगा और वो आपके लिए एसेट्स बन जाता है और वो कहां दिखेगा? वो आपका बैलेंस शीट। एक बात तो सबको समझ आ रहा होगा कि रेवेन्यू नेचर का रिसीट या पेमेंट हो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, और कैपिटल नेचर का हमारा आपका चाहे रिसीट या पेमेंट हो वो आपके बैलेंस शीट में जाता है। और यही काम आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करके आते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाते हैं इसमें वर्ड भले ही यूज करें ना करें,
लेकिन काम यही करके आते हैं आप लोग, जितने भी पीएल के आइटम है वो सब रेवेन्यू नेचर है और जितने भी बैलेंस शीट के आइटम है वो सब कैपिटल नेचर है। तो बच्चा पीएल बैलेंस शीट ये सब बना लेता है, तो ये पूछा जाए ये रेवेन्यू नेचर कैपिटल सर, वो तो नहीं पता, इसलिए इस वर्ड के साथ एंट्री कीजिएगा। बहुत आसान है, रेवेन्यू का आउटपुट हमें उसी साल मिल जाता है, कैपिटल का आउटपुट सालों साल मिलता रहता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट की तरफ बढ़ गए हैं। कौन इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, कौन बैलेंस शीट में, उसकी हल्की सी झलक है ये। लेकिन उससे पहले प्रॉपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले इसमें फंड के रिस्पेक्ट में थोड़ा विशेष बात किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स जो होता है पैसा आने का, वो होता है डोनेशन वगैरह, कोई फंड आता है, कोई चंदा आता है, तो उस पर थोड़ी विशेष बात की गई है और उसी के लिए आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, ये हो गया नोटिंग सबका, जल्दी जल्दी करो बेटा। आज जो मेनली बात करने वाले एक वर्ड नया सीखेंगे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। महेश कह रहा है सर कैपिटल पेमेंट्स जो है वो फिक्स्ड एसेट्स परचेज करना है। कैपिटल पेमेंट कैपिटल नॉट फिक्स्ड एसेट्स भी है, बिल्कुल वो भी हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट केवल फिक्स्ड एसेट्स परचेज करना वो नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स परचेज कीजिएगा तो उस पेमेंट को कैपिटल पेमेंट में लिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी कीजिएगा तो वो भी कैपिटल पेमेंट में आएगा आपका। आइए अब एक हेडिंग डालिए आपको, फंड बेस्ड अकाउंट। जिसको हिंदी में कहते हैं कोष आधारित लेखांकन। सभी बच्चे हेडिंग डालिए। ठीक है जी, डालिए हेडिंग। अब देखिए इसमें मेनली करना क्या है कि कोई भी फंड आता है तो वो फंड जो है वो दो नेचर का हो सकता है, या तो वो हमारा जनरल फंड होता है या दूसरा हमारा स्पेसिफिक फंड होता है। अब सर ये जनरल फंड या स्पेसिफिक फंड क्या है, तो बड़ा ही एक सिंपल एग्जांपल से समझिएगा। ये हो गया, लिखिए जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड। हो गया, अब देखो नोटिंग रुक जाओ, अब देखिए ध्यान से देखिए, हम चलाते हैं एक स्पोर्ट्स क्लब, नहीं लिखा था बेटा, लिख लो जल्दी लिख लो, स्पीड बढ़ा थोड़ा, दो वर्ड तो लिखना है, ऐसे ही आ गया। हो गया, अब नोटिंग रुक जाइए और समझिए ध्यान से, बच्चा बहुत उलझता है इस फंड बेस्ड में, बहुत आसान चीज है, ध्यान से समझिए। देखिए हम एक स्पोर्ट्स क्लब चलाते हैं, इस क्लब का उद्देश्य है कि भाई शहर के स्पोर्ट्स को डेवलप करना, तो हम कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटी हम देते हैं बच्चों को, स्पोर्ट्स मटेरियल बैट बॉल वगैरह सब कुछ देते हैं, बच्चों को खिलवाते हैं, टूर्नामेंट कराते हैं, मैच कराते हैं, ये ऑब्जेक्ट से हमारा क्लब काम करता है।
हाँ, लेकिन इन सबको करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसे का मेन सोर्स हमें क्या था, डोनेशन वगैरह चाहिए। तो क्लब के मेंबर लोग जाते हैं अच्छे अच्छे गणमान्य व्यक्ति के पास कि देखिए जी, एक व्यक्ति के पास गए, बताएं कि ऐसा है कि हम लोग स्पोर्ट्स क्लब यहाँ पे चलाते हैं, इसके बच्चों को स्पोर्ट्स मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, टूर्नामेंट कराते हैं, मैच कराते हैं, शहर का स्पोर्ट्स डेवलप होगा, तो कुछ इसके लिए डोनेशन देते हैं। सज्जन व्यक्ति, बड़ा बहुत बढ़िया काम करते हो तुम लोग, चलो मेरे से आप 25,000 रुपए ले लो। तो ये सज्जन व्यक्ति उसको डोनेशन में 25,000 रुपए दिया। अब देखिए, ये क्लब के लिए बताया कि इनकम हो गया ना, 25,000 रुपए आया, सोर्स आया इनकम। ऐसे फिर किसी और व्यक्ति के पास गए, सेम वही कहानी क्लब वाले बताएं कि हाँ देखिए जी, हम स्पोर्ट्स क्लब चलाते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, टूर्नामेंट कराते हैं, मैच कराते हैं, शहर का स्पोर्ट्स डेवलप करेगा, इसके लिए हमारा क्लब काम करती है, इसमें कुछ आप डोनेशन करते हैं। मैंने कहा वाह, बहुत बढ़िया काम करते हो। उन्होंने कहा ठीक है, लो बेटा, मेरे तरफ से डोनेशन 50,000 रुपया। क्लब के मेंबर बड़ा खुश हुआ, बड़ा बढ़िया दिन है, 25,000 मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है। लेकिन अभी खुश हो ही रहे थे, तभी वो सज्जन व्यक्ति बोलते हैं कि नहीं सुनो, ऐसा करना कि इस 50,000 से तुम एक टूर्नामेंट कराओ। तुमने बोला ना स्पोर्ट्स क्लब है, हम स्पोर्ट्स मटेरियल मैच वगैरह कराते हैं, टूर्नामेंट कराते हैं, तो हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी में एक टूर्नामेंट हो, तो तुम टूर्नामेंट कराओ, उसके लिए 50,000 रुपए हम तुमको दिए। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने इसमें कंडीशन लगा दिया, पर्पस स्पेसिफाई कर दिया इसका, ये जो डोनेशन है वो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के लिए है। क्लब को पैसा मिला जरूर। क्वेश्चन ये बना कि क्या ये भी क्लब की इनकम हो गई? नो, ये चिंता आ गई। पहला वाला डोनेशन वो कहा लो 25,000, जो मर्जी करो, अच्छा काम करते हो, कुछ भी कर लेना, तो हम आजाद है, वो पैसा कहीं भी यूज हो सकता है, तो कहीं भी यूज हो सकता है, आजाद है ये पैसा, तो ये हमारे लिए इनकम। लेकिन ये दिए तो जरूर 50,000, लेकिन साथ में पर्पस, उद्देश्य इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं इसका करना क्या, टूर्नामेंट। तो अब एक हम लाइबिलिटी लेके आ गए कि अब हमको टूर्नामेंट कराना पड़ेगा, उसी में ये पैसा खर्च होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। तो पैसा जरूर आया, बट इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ इनकम, इट इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। बताइए समझ आ रही है नहीं आ रही बात? यही फर्क होता है जनरल फंड और स्पेशल फंड। अरे और सिंपल समझो ना, मान लीजिए कि आपकी मम्मी आपको 1,000 रुपया देती है, सुन के इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? 1,000 रुपया मिला कि जा बेटे जा, जी ले अपनी जिंदगी, जो मर्जी करना, हाँ खाली खाएंगे सब, अगर 1,000 में कैसे जिए, 2,000 इसको वेतन मिल रहा है। खैर जो भी हो, मम्मी 1,000 रुपया दी, आप खुश हुए, वाह, सुनना पहले, और उसका दर्द सुन के पापा भी कहे अच्छा सुन बेटा इधर आओ, मेरे तरफ से 5,000 रुपया, आज दिन बन गया। लेकिन पापा कहते हैं कि ये 5,000 रुपया लो और सीधे केएसपी क्लास से जाना, उसका फीस पे गड़बड़ा गया मामला। अब देखिए यहाँ एक जेब में आपके पास 1,000 रुपया माँ का दिया होगा, माँ ने कोई कंडीशन नहीं लगाई है जो मर्जी करो, तो वो आपके लिए बताइए वो एक इनकम है। लेकिन दूसरे जेब में 5,000 रुपया है तो जरूर, लेकिन उद्देश्य स्पेसिफाइड है कि जाके फीस पे करना है, तो बताइए क्या वो आपकी इनकम? ये तो दायित्व हो गया हमारा कि जाके फीस पे करना है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल फंड एंड स्पेसिफिक फंड। समझ आएगा? तो एनपीओ में भी जो फंड आएगा वो फंड दो तरह के हो सकते हैं, या तो जनरल फंड या स्पेसिफिक फंड। तो यदि वो जनरल फंड है, जैसे ये डोनेशन हमारा हुआ, ये 25,000 का डोनेशन, ये हमारा जनरल फंड होगा, कोई कंडीशन नहीं है, कोई पर्पस स्पेसिफाई नहीं है,
तो जनरल फंड होगा जिससे कि वो इनकम मानी जाएगी, और जैसे इनकम मानेंगे तो बताइए कहां शो होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन दूसरे तरफ ये डोनेशन फॉर टूर्नामेंट आ गया, तो जैसे टूर्नामेंट के लिए स्पेशली डोनेशन हुआ तो ये फंड हमारा स्पेसिफिक फंड हो गया। और जब फंड स्पेसिफिक हो जाए तो वो आप इनकम नहीं रह जाता, वो आपके लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। जो बताओ लायबिलिटी कहां दिखती है, बैलेंस शीट में दिखती है। तो एज ए अकाउंटेंट हमें ये ध्यान देना होता है कि कोई भी फंड एनपीओ के पास आ रहा है तो वो किस नेचर का है, जनरल या स्पेसिफिक। यदि वो जनरल नेचर का है तो उसको इनकम मानो और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओ। लेकिन जैसे ही वो उसका नेचर स्पेसिफिक हो जाए, फंड वही है, स्पेसिफिक हो जाए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं, वो कहां आएगा, बैलेंस शीट में आएगा एज अ लायबिलिटी। समझ आ रहा है? तो यही कहानी है फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। तो जरा नोट कर लीजिए इसको एक एग्जांपल के रूप में। एक एग्जांपल है, पिछला वाला नहीं लिखा, इतना नाजायज मैदान ना होता, अभी बोर्ड पे लिखते तो पोछा पड़ गया होता। हाँ जी, ये तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है इसीलिए बैक चले जाते हैं। हाँ हाँ, बोर्ड भी बड़ा है और पीछे जाने की सुविधा है। नहीं तो बताइए, जो नॉर्मल हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं तो पोछा पड़ने के बाद वापस नहीं लिखते। चलो जल्दी कर लो बेटा, हो गया। चलो आओ अब इसको नोट करो। हाँ ले, चलिए सभी बच्चे ऑनलाइन वाले करे सर, ओके हो गया सर, आप लोग का हुआ, हो गया सबका, स्पीड जल्दी जल्दी भी लिखा जाता है। हाँ। तो इसी प्रकार बताओ, पहले फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझ आ रहा है। इसमें फंड दो नेचर के हो सकते हैं, जनरल फंड और स्पेशल फंड। जनरल फंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा और स्पेसिफिक फंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। तो आइए दो लाइन लिख लीजिए इसके लिए। देखिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग लेखांकन की एक तकनीक है पीछे से बेटा आवाज आती रहती है, वो मुझे बहुत तकलीफ देता है। इतने इंटेलिजेंट तो आप लोग नहीं है कि आप बात करते करते भी चीजों को समझ जाए, इतना तो मैं भी नहीं था।
तो इसीलिए कृपया मैं बार बार कहता हूं कि 1 घंटा सिर्फ मेरे लिए दे दीजिए, और वो आप ही के हित में होगा, मैं नहीं सीख जाऊंगा उसमें। फंड बेस्ड अकाउंटिंग लेखांकन की एक तकनीक है जिसका उपयोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत विशेष उद्देश्य वाले फंड को पृथक बुक में तथा सामान्य उद्देश्य वाले फंड को अलग बुक में मेंटेन किया जाता है। इसमें स्पेसिफिक फंड को यानी विशेष उद्देश्य वाले फंड को लायबिलिटी तथा जनरल फंड को इनकम माना जाता है। अब देखो क्वेश्चन ही डाल सकता है आपका कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं। तो एक सिंपल लैंग्वेज में जो आप समझ सके, वो किस लैंग्वेज आपको रटना पड़ता है, ये सिंपल लैंग्वेज जो पढ़ा उसमें बताया मैंने कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग की एक टेक्निक है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपनाई जाती है। इसमें जनरल फंड स्पेशल फंड का दोनों का सेपरेट आपका रिकॉर्ड होता है, जिसमें स्पेसिफिक फंड को लायबिलिटी तथा जनरल फंड को इनकम माना जाता है। बताइए समझ में आ रहा है ना? हो गया, आइए आगे बढ़िए। अब जैसे देखिए कहानी अभी यही खत्म नहीं होती, हो गया, हटा दो। देखिए अब मैं केस ले रहा हूं, केस पर जैसे हाँ एक और बात कि सर फंड नहीं पहचान पाते कि जनरल है कि स्पेसिफिक, अगर वो पता चल जाए तब तो तय कर लेंगे भाई स्पेसिफिक फंड लायबिलिटी हो जाएगा और जनरल फंड इनकम हो जाएगा। तो उसके लिए एक सिंपल सी बात क्यों दे रहा हूं कि जिस फंड के आगे अगर कोई स्पेशल वर्ड लगा हो, जैसे मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो कोई भी आप उसका पर्पस जरूर चिपका रहेगा, तो इसका मतलब समझ जाएगा कि वो स्पेसिफिक फंड है। और सीधा लिखा रहे कि फंड, जनरल फंड, कैपिटल फंड, तो वो आपका लिए आजाद फंड है। तो लिख लीजिए एग्जांपल ऑफ, लिख लीजिए एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक फंड। नहीं केस अभी के एग्जांपल पहले, केस अभी इसके बाद करेंगे। हाँ पहले फंड के बारे में बता दें। स्पेसिफिक फंड में
क्या क्या आ सकता है, जैसे मैच फंड। देखो फंड के आगे एक मैच वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब यह फंड किस लिए दिया जा रहा है, मैच करवाने के लिए। टूर्नामेंट फंड, इसका मतलब टूर्नामेंट के लिए फंड दिया गया। प्राइज फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, एक्सेट्रा। ये सब स्पेसिफिक फंड के एग्जांपल है। ठीक है जी। अब आइए, अब केस 1 लिखे। केस 1 देखिए, अब एक जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक हमारा मैच फंड है। मैच फंड रिसीव्ड हुआ रुपीज 50,000। मैच फंड, हाँ लिखो, मैच फंड रिसीव्ड हुआ 50,000 रुपया। जैसे डोनेशन के रूप में मिला हमें। अब उसके लिए हमने उसी साल हमने मैच करवाया जिसका हमारा खर्चा हो गया, मैच एक्सपेंसेज हुआ। हमारा 20,000 रुपया का। जरूरी थोड़ी है कि जितना हमको फंड मिले सारा खर्चा हो ही जाए। तो फंड मिला कितना हमको, 50,000, और उसमें से 20,000 खर्चा हो गया। तो बताइए बचा कितना, 30,000। तो वो 30,000 हमारी क्या मानी जाएगी, लायबिलिटी। भाई पैसा इसका मतलब ये नहीं है कि मैच कराने के लिए दिए हैं तो एक छोटा सा मैच करवा दिए, अब बाकी पैसा चाप लिए हैं, उसके बाद तो हमारा इनकम हो गया ना सर। नो, वो एक एक रुपया मैच फंड में ही खर्च होना चाहिए। ऐसा तो नहीं एक ही बार मैच कराओगे, आगे कराना मैच। जब भी खर्चा होगा तो किसमें होगा, मैच में ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पैसे को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। मैच एक्सपेंसेस को लेस कीजिए, और लेस करने के बाद जो पैसा बचेगा 30,000, वो 30,000 बताइए आपकी क्या मानी जाएगी, लायबिलिटी, जो आपके बैलेंस शीट में जाएगी। हाँ जी, अरे बोले तो ये पैसा स्पेसिफिक पर्पस है मैच के लिए, तो कैसे दूसरा चीज में करोगे। हाँ अगर मैच फंड 50,000 का मिला, अगर 60,000 खर्चा हो गया तो बिल्कुल, अभी सब बात करेंगे उस पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो कहने का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि मैच फंड है 50,000 और मैच एक्सपेंसेज है 20,000। तो नॉर्मल दिमाग जो होता है, अगर ये फंड ना लिखा रहे मैच फंड, सिर्फ लिखा रहे मैच एक्सपेंसेज, तो क्या है, एक खर्चा है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, एक्सपेंडिचर दिखा हो गया। लेकिन यदि आपके पास फंड है तो उसको एक्सपेंसेज ना दिखा के क्या कीजिए, उस फंड से घटाइए, और फंड से घटा के बैलेंस जितना बचेगा वो लायबिलिटी में दिखाइएगा। यहाँ ऐसा नहीं कि सर हमने क्या किया, मैच फंड को 50,000 लायबिलिटी दिखा दी और ये एक्सपेंसेज को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर दिखा दिया। नो, इट इज स्टेटेड बाय लॉ ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। उसकी मैं ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं कि यदि कोई स्पेसिफिक फंड मिला हो आपको और उससे रिलेटेड कोई खर्चा हुआ हो, तो आपको क्या करना चाहिए, उस फंड से उसको घटाना चाहिए, चिंता उतनी कम हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटा सा मैच कराएं और बाकी उसके बाद पैसा तो आजाद हो गया ना हमारा, हम यूज कर लिए उसको कहीं भी। नो, वो फिर फ्यूचर में उसी पर्पस से काम आएगा जिस पर्पस के लिए वो पैसा हमें मिला हुआ है। आई बात समझ में। तो जब भी आप देखेंगे फंड है और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेज है, तो आप क्या कीजिएगा, फंड में से एक्सपेंसेज घटाइए और घटाने के बाद 30,000 रुपया आप लगा दीजिए। कहां, लायबिलिटी में। लेकिन चलो इसका क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन के साथ, केस 2। केस 2 कि भाई हमें मैच फंड मिला,
50,000 और मैथ्स का एक्सपेंसिव हो गया 60,000। बिल्कुल बात ऐसा भी हो सकता है, फंड मिला 50,000, खर्चा हो गया 60,000। अब क्या करें? तो क्या हम फिर उसी सज्जन व्यक्ति के पास जाएं कि सुनिए जी ऐसा है कि 50,000 दिए थे ना, तो मैच अरेंजमेंट किए हैं, 60,000 खर्चा हो गया, तो थोड़ा 10,000 और दे देते हैं। इस बार 10,000 नहीं देगा, 10 डंडा देगा। बोले क्लब तुम चला रहे हो कि हम चला रहे हैं? एकदम सारा हमारे पास छोड़ दिया। अरे हम तो डोनेशन दिए हैं, बाकी तुम्हारा भी तो एनपीओ क्लब है, तुम्हारे पास तुम मैनेज करो उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 हम अपनी जेब से लगाएंगे। अपनी जेब का मतलब एनपीओ का जो फंड होगा वो अपना उस फंड से यूज करेगा, और यूज करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका जो 10,000 रुपये आएगा, ये 10,000 नेगेटिव चला गया, तो ये 10,000 एक्सपेंसेस माना जाएगा। और ये एक्सपेंसेस कहां से होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, राहुल जी कह रहे हैं बैक से, पहले इसको लिख लो फिर बैक करते हैं। तो बताइए, खर्चा ज्यादा हो जाए तो पहले उस फंड से मैनेज कर लो और बचा हुआ पैसा अपनी जेब से जाएगा, इसलिए वो एक्सपेंस है। लेकिन अगर खर्चा कम हुआ तो उस फंड को घटाओ और बचा हुआ फंड आपकी लायबिलिटी हो। ठीक, चलिए ये लो बेटा राहुल, जल्दी नोट करके ओके करो। हो गया राहुल? तो बेटा जल्दी ओके करो यार। बैक कितना बैक करना है? ये एग्जांपल नहीं लिखा था? प्लीज प्लीज आओ आगे बढ़ो। देखिए एक केस 3, ये ध्यान से करेंगे, इस पे एग्जाम में खूब क्वेश्चन आता है। देखिए मैच फंड के लिए हमें 50,000 रुपया मिला, और उस 50,000 रुपये जरूरी नहीं है कि हम पूरा यूज करें। जैसे अभी देखा हमने कि 20,000 यूज किया, तो बताओ 30,000 बच गया, लायबिलिटी में लिखा दिया। अब अगला साल है, तो अगला साल हमारे लिए मैच फंड में शुरू से ही हमारे पास 30,000 रुपये अवेलेबल होगा, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। जो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 30,000 रुपये ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन और हमारा डोनेशन कार्यक्रम सब चलता रहा, हमें उसमें कुछ और पैसे डोनेशन के रूप में आए। जैसे मैं उसी मैच फंड का एग्जांपल ले रहा हूं, ये कहानी मैच फंड की ही है, ये टूर्नामेंट फंड भी हो सकता है, प्राइज फंड भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल मैच फंड में समझा रहा हूं आपको। देखो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है ऑफ मैच फंड। मान लीजिए उस एग्जांपल को ले तो 50 में से 20 खर्चा कर दिए, कितना? 30,000 रुपया हमको हमारे पास ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब पहले से मेरा बचा हुआ बैलेंस है मैच फंड का। जैसे पहले मिला था 50,000, 20 यूज हो गया था, 30 अभी भी बचा हुआ है, दैट इज योर ओपनिंग बैलेंस। जो बैलेंस शीट से ही ली जाती है, वो लायबिलिटी में दिख रहा होगा। तो पहले से हमारे पास 30,000 रुपया है। इस साल कुछ और फंड हमने मांगा, तो जो भी फंड मांगेंगे वो फंड बढ़ जाएगा ना इससे, तो उसमें हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं मैच फंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल का जो भी मैच फंड हमें मिला, जैसे मान लीजिए कि इस साल हमें 60,000 रुपया मिला, कोई फिगर इमेजिन कर रहे हैं, 60,000 रुपया और मिला, तो मिला के हमको 90,000 हो गया। अब इसके बाद आइए मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है, वो सब बात हम इसमें लेंगे। अब हम मैच का अरेंजमेंट कर रहे हैं, मैच करवाने का, तो जो मैच होता है तो बढ़िया फील्ड में क्रिकेट मैच करवा रहे हैं, तो बहुत बच्चे बहुत आने को देखने के लिए भी, तो उसके लिए हम लोग कुछ टिकट लगा देते हैं।
10 रुपए 20 रुपए जो भी है, जैसे देखो टूर्ना बड़ा बड़ा स्टेडियम में मैच देखने जाएगा तो हजारों का टिकट होता है, तो 100-200 का टिकट हम भी लगा देते हैं, तो कुछ टिकट बेचने से भी पैसे आ जाते हैं। तो टिकट बेचने से यदि पैसे आते तो वो बताओ फंड को बढ़ा देगा ना। तो यदि क्वेश्चन बोलेगा कि मैच टिकट बेचने से पैसा आया तो उसको क्या कीजिएगा, इसी में जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। सेल ऑफ मैच टिकट्स, मैच टिकट्स वगैरह कराया, उसको सेल किया, मान लो 10,000 रुपए उसमें भी आ गया, वो ऐड। एक और छोटी सी बात डाल सकता है कि जैसे देखिए हमारे पास अच्छा अमाउंट 50,000 लाख रुपए अगर हमको मिलता है मैच फंड के नाम पर, तो जरूरी थोड़ी कि जिस दिन हमको पैसा मिला उसी दिन हम मैच करवा दें, नहीं जी, समय लगता है, सब कुछ देखना होता है, अरेंजमेंट का, वक्त का, सब कुछ है। तो मान लो कि इधर में लग रहा है कि 6 महीना 7 महीना साल भर में संभव नहीं है मैच कराना, 6 महीना साल भर बाद ही मैच होगा, तो क्या वो 6 महीना साल भर पैसा को घर में रख रहिएगा? भाई ये कॉमर्स का माइंड सोचिए, टाइम में लो नहीं होता, कुछ ना करेंगे बैंक में भी रख देंगे तो 2-4 पैसे का ब्याज आएगा। तो एनपीओ क्या करती है कि यदि स्पेसिफिक फंड आया और अभी हमें लग रहा है कि उस पैसे का हम यूज नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, तो उस पैसा को क्या करेगा, इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करेंगे तो उससे भी 2-4 पैसे हमें आ जाएंगे, तो वो भी बताइए 2-4 पैसे आएंगे तो मेरा फंड बढ़ाएगा ना, तो उसको भी ऐड करेंगे अगर क्वेश्चन में दिया हो तो। इंटरेस्ट या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, लिखो क्या, इन्वेस्टमेंट नहीं, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यही वाला फंड इन्वेस्ट होना चाहिए, वो जोड़ेगा। इन्वेस्टमेंट तो दूसरा वाला पैसा लगाएंगे तो वो तो हमारा इनकम हो जाएगा, इसलिए मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच फंड को हमने इन्वेस्ट किया। मान लीजिए उससे भी हमें पैसा आ गया 20,000, तो देखिए ये फंड हमें इस तरीके से बढ़ता जा सकता है, और ये सब क्वेश्चन का पार्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा भाई ओपनिंग बैलेंस इतना था, इस साल मैच फंड मिला, उसमें हमने मैच टिकट वगैरह भी बेचा, इनकम आया हमारा, इंटरेस्ट आया हमारा मैच फंड इन्वेस्टमेंट से, तो ये सब फंड को बढ़ा दीजिएगा इससे, और बढ़ाने के बाद बताओ ये सब टोटल कितना हो गया, 1,20,000। अब इसके बाद यदि मैच एक्सपेंसेस कोई हुआ तो वो तो भाई घटेगा, तो लेस कीजिएगा मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस जो आपने, ब्याज ही नहीं है वो इनकम भी है, इन्वेस्ट किया, शेयर में लगाओ तो पैसा तो 1 लाख का 2 लाख भी हो जाता है। अच्छा चलो देखो ध्यान दो, ये इनका ध्यान रखो। मैं क्या, इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट जहां उसको बढ़िया आपका दिखे, ऐसा थोड़ी कि बैंक वाला की खाली ब्याज लेता, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। चलिए आइए देखिए, 1,20,000 आपके पास टोटल फंड हो गया। अब आपने मैच कराने में खर्चा कितना किया, क्वेश्चन में दिया हुआ, जैसे मान लो मैंने 1 लाख रुपए खर्च किया, तो वो घट जाएगा, इसका मतलब आइए फाइनली अभी कितना बचा, 20,000 रुपया बचा, और वो हमारी क्या मानी जाएगी, लायबिलिटी, जो कि बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो क्वेश्चन का जब लेवल बढ़ेगा तो कौन सा अमाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखनी चाहिए, उसके लिए ये पूरा फॉर्मेट आपको यूज करना पड़ेगा। बेसिकली हमने क्या निकाला कि मैच फंड का वो अमाउंट जो आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखे। वैसे तो सीधा आप देखें सर पहले से बैलेंस 30,000 है और मैच फंड 60,000 90 हो गया, हमने कहा सीधा नहीं, इसके पूरा इस प्रोसेस से आपको निकालना पड़ेगा कि कितना फंड आपके लायबिलिटी में दिखेगा। और फिर केस वही वाला एक और कि सर ये 1 लाख की जगह अगर 1,40,000 हो जाता तो खर्चा मैच का 1 लाख की जगह 1,40,000 हो जाता, तो इसका मतलब क्या होता, 1,20 फंड ही है और 1,40 खर्च कर दिए, तो 20,000 रुपए हमारे लिए क्या हो जाता, एक्सपेंसेस होता, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझ आई बात? तो इसी के लिए एक फॉर्मेट आप लोग लिख लीजिए। ये हो गया रूटीन, ये तो एग्जांपल में समझाया, तो आपको क्वेश्चन बना के निकालने के लिए पूछ सकता है। ये नोट कर लिया ना सब बच्चों ने? देखो
एक हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ मैच फंड टू बी सोन, सोन का मतलब दिखना, इन बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको कैलकुलेट करना है मैच फंड जो बैलेंस शीट में दिखे, तो उसका मतलब ये बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, एज अ लायबिलिटी, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे दिखेगा वो, तो एक्सपेंसेस। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या फॉर्मेट होगा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ, देखिए ये मैच फंड पे मैं समझा रहा हूं, ये किसी भी स्पेसिफिक फंड पे लागू हो सकता है, चाहे वो मैच फंड हो, टूर्नामेंट फंड हो, या प्राइज फंड हो, किसी भी स्पेसिफिक फंड पे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड, वो लीजिए रुपीस है, उसमें ऐड करते हैं हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, तो सबसे पहले मैच फंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी। इसमें फिर ऐड कीजिएगा सेल ऑफ मैच टिकट, ठीक है। इसमें ऐड कीजिएगा इंटरेस्ट या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब मैच फंड इन्वेस्टमेंट, कोई और इन्वेस्टमेंट को इसमें नहीं लेते, मैच फंड वाला इन्वेस्टमेंट ही आना चाहिए। टूर्नामेंट फंड का कर रहे हैं तो टूर्नामेंट फंड का इन्वेस्टमेंट ही आना चाहिए। ठीक है जी, इन सब को जोड़ते हैं और इसमें से लेस किया जाता है मैच एक्सपेंसेस। अब ये लेस कीजिएगा तो ये फिगर जो है जो आया वो हमने कहा दो तरह का हो सकता है, एक या तो ये प्लस में आएगा, हाँ, इनकम फ्रॉम मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। तो ये जो फिगर आएगा अगर वो प्लस में है तो इसका मतलब वो क्या बनेगा, लायबिलिटीज, लेकिन अगर वो माइनस में है तो क्या बनेगा, वो एक्सपेंडिचर बन जाएगा। और ये बात तो सबको समझ में आ गया कि लायबिलिटी जाता है बैलेंस शीट में और एक्सपेंसेस जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। तो आइए ना इसी आधार पर आप 3 इलस्ट्रेशन होमवर्क लिखिए, नोट कर लिया सबने, तो होमवर्क लिखिए, 3 इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन 2, 3 और 4, 3 इलस्ट्रेशन कीजिएगा और क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 to 6
ठीक है जी, तो इतना करके आइएगा। इलस्ट्रेशन टू दिस सब आपका फंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर जो दिक्कत आएगी अगली क्लास में हम बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।